So previously we were discussing about work. Okay, so already I guess 4 lectures of work are already complete. Let's see previous lecture में क्या discuss किया हुआ था. Okay, previous lecture we discussed work in a different manner, like different paths से कैसे कैसे work done solve कर सकते हैं and using a variable force. तो वो हमने integration वाला solving किया हुआ था. फिर मैंने बताया एक ऐसा टाइप हो सकता है इन विच यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द फोर्स. फोर्स आपको खुद से फाइंड करके करना पड़े. फिर हमने एक केस देखा जिसमें फोर्स एकदम अलग ही फंक्शन दिया हुआ है और लिमिट भी अलग ही फंक्शन की दी है, मतलब डिस्टेंस की नहीं दी, टाइम या कुछ और फंक्शन दिया है. तो उसको भी हमने स्टडी किया हुआ है कि फिर हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा और फंक्शंस को एडजस्ट करना पड़ेगा विद अवर प्रायर नॉलेज. तो वो हमने सीखा. फिर हमने इसके बाद ग्राफ वाला देखा और ग्राफ वाला बात किया कि डायरेक्टली एरिया पॉजिटिव माइनस नहीं देखना है, हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के थ्रू क्लियर करना है कि वो वर्क डन पॉजिटिव होगा या नहीं. तो यहाँ तक वर्क का डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया था. अब कुछ टाइप के वर्क हैं विच आर एसोसिएटेड विद एनर्जी, सम टाइप ऑफ वर्क. तो हम पहले एनर्जी स्टार्ट करते हैं और फिर वहां पर वो वर्क को डिस्कस करते हैं कि वो किस टाइप का वर्क है, क्या है, सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे. तो आज जो होगा, आज स्टार्ट करेंगे हम एनर्जी के बारे में और उससे एसोसिएटेड वर्क के बारे में. ओके, पहले तो एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन की बात करें. एनर्जी क्या है इन सिंपल वर्ड्स अगर समझाएं तो क्लास 9th में आप सुनते हैं, क्लास 9th में आपने सुना होगा. एनीवन, द सिंपल वर्ड, व्हाट इज एनर्जी? Capacity to do work. Yeah, capacity to do work is energy. In a simple word, I can say the capacity to do work. To do work. It means if you can work, that means you have energy. So the capacity to do work is called energy. Okay. अभी बात करें कि तो एनर्जी के मेजर 2 टाइप है, मतलब सारे टाइप की एनर्जी उन्हीं में ही आएगी. मतलब मैं लेट्स से रैंडम बात करूं आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रैंडम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ्यूल एनर्जी. ओके, आप फूड कंज्यूम करते हैं, फूड एनर्जी, ये सारी कुछ एनर्जी यू कैन कैटेगराइज देम इन सर्टेन पार्ट्स, and what are those parts? The one is potential energy and another is kinetic energy. Means all the existing type of energy can be categorized in 2 terms, potential and kinetic energy. तो मैं अगर बात करूं तो मेजरली 2 ही टाइप ऑफ एनर्जी हम डिस्कस करेंगे, potential and kinetic. So the major, there are 2 major types of energy. Okay, what are those major types? Number 1, potential energy. ओके, पोटेंशियल एनर्जी को समटाइम्स हम जस्ट पीई लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और इसका सिंबल होता है यू. पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन यू से. ठीक है, तो देखें पोटेंशियल एनर्जी क्या है. जैसे मैंने बताया एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी. लेकिन अगर हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो ऑफ कोर्स इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क. बट ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में स्टोर होगी, उसके अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज करेंगे कि ये किस टाइप की एनर्जी है. सो पोटेंशियल एनर्जी के 2 पर्सपेक्टिव्स हैं, 2 फॉर्म में ये स्टोर हो सकती है. सो आई विल से द कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी, द कैपेसिटी to store energy in the form of position or specific configuration. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब समझे. पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सपोज ये बॉक्स को मैंने
इस पोजीशन पर रखा हुआ है, ठीक है, ले पोजीशन नंबर 1। लेट्स से इस बॉक्स को मैं ले गया पोजीशन नंबर 2। अभी मैं दोनों को ड्रॉप कर दूंगा, तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर ये नीचे आएंगे तो इन पे एक फोर्स लग रहा है ना, कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी का। और इनका नीचे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पर नीचे फोर्स क्या लग रहा है? ग्रेविटी। और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये वर्क करने वाला है। यस, वर्क इज देयर। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है। व्हाई? बिकॉज इट इज एट अ सर्टेन हाइट। लेकिन ये थोड़ा सा नीचे है, आप देखो ये कम वर्क करेगा बिकॉज इसका पोजीशन क्या है? थोड़ा सा लोअर है। तो इसका मतलब है जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? पोजीशन। इफ इट कैन स्टोर एनर्जी देन इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है सबको पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी सबको ओके? सो दिस इज बिकॉज ऑफ पोजीशन। अच्छा, दूसरा वर्ड क्या है बताए? कोई बता सकता है व्हाट वी मीन बाय स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन? एनीवन? In a specific amount. नहीं, कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट रिलेटेड टू अमाउंट। एनीथिंग एल्स? Shape. So the way it is arranged. नो, नॉट द वे इट इज अरेंज। कार्तिक आप बताएं। Shape. ओके, उसका नहीं, shape. शेप थोड़ा सा रिलेटेड है यार। कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में नहीं देखते हो? अगर मैं बात करूं क्या हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन और एक नाइट्रोजन का सेम होगा क्या? No, sir. नहीं भाई, हाइड्रोजन एटम एकदम अलग होगा, नाइट्रोजन एटम एकदम अलग होगा। मतलब ये केमिकल के बारे में बताना चाह रहा है कुछ। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका, मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इस कैटेगरी में रखता हूँ। लेट्स से मैंने रखा फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी, फूड, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या मतलब फ्यूल, फूड, इन सब में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? दे कैरी अ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आया? तो इनके पास जो एनर्जी स्टोर है वो कौन सी एनर्जी हो गई? Potential energy. Although we know that the fuel and food, they carry what sort of energy? Chemical energy. They carry chemical energy, but I'll say chemical is a type of Potential energy. potential energy. So chemical, they carry the chemical energy and it is a type of potential energy only. समझ आया? पोटेंशियल एनर्जी किन दो पार्ट पे फोकस करेगी? किस पे? स्पेसिफिक पोजीशन या फिर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन। डन? तो यार इसका मतलब इस यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट के पास एक अपना खुद का कॉन्फ़िगरेशन तो होगा ना भाई? सारे ऑब्जेक्ट का अपना एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना? अरे मैं हाँ, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ सॉइल बोल रहा हूँ और फ्यूल बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स सॉइल कैन नॉट एक्ट एज अ फ्यूल, but soil has a definite structure, definite configuration. That means in this universe which has a specific structure, they will have a certain amount of energy called potential energy. मतलब यूनिवर्स में सबके पास एक एनर्जी है, कौन सी? Potential. Potential energy. तो ये लिखने की जरूरत है या समझ गए? आपको आइडिया क्लियर है? Yes, sir. All the objects in the universe will have a energy that is potential energy. ठीक है, चले नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नंबर 2, सेकेंड वन इज काइनेटिक एनर्जी। Okay, so kinetic energy, either we can write ke or just k only, both are okay. तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किन दो बातों पे डिपेंड कर रही थी? पोजीशन और स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन पे। सेम चीज होता है किसके साथ? काइनेटिक के साथ। काइनेटिक इज द कैपेसिटी to store energy in the form of
मोशन, ओके, इन द फॉर्म ऑफ मोशन। और इन द फॉर्म ऑफ मोशन, जब मोशन की बात होती है तो दो टाइप की मोशन होती है, एक हम देख सकते हैं और एक हम देख नहीं सकते हैं। कौन सी मोशन हम देख नहीं सकते हैं? सपोज एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से थ्रो किया, देख सकते हैं हम? बिल्कुल दिख रहा है। कोई ऐसी मोशन बताओ विच यू नो दैट दिस मोशन इज हैपनिंग बट वी कैन नॉट सी इट। रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ यार, बाहर चले जाएंगे तो देख लेंगे यार, थोड़ा और केमिस्ट्री के टर्म्स में सोचो। एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो मूव हो रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, तो वो एनर्जी हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी की बातें होती हैं। एक जो डायरेक्टली न्यूटन मतलब बड़े ऑब्जेक्ट के की जो बताया उसने, डायरेक्टली मोशन ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट पे जो डिस्कस्ड है। तो मैं इसको इस तरीके से बात कर रहा हूँ, वन is related to motion of complete object, motion of complete object। इसका मतलब ये है क्या कि यहाँ पर एक बॉक्स है और ये बॉक्स अभी रेस्ट पर है, तो कोई एनर्जी होगी क्या इसके पास? नहीं। लेकिन एक और टाइप की काइनेटिक एनर्जी की भी हम बात करते हैं, दैट काइनेटिक एनर्जी इज related to vibration of the molecules। Clear? So one type, sorry, another type is related to the vibration, to the vibrational motion or vibration of molecules and atoms। बट अभी जब तक हम न्यूटोनियन फिजिक्स मतलब लेट्स से हम मैकेनिक्स डील कर रहे हैं, तो मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा कि ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं पूछूं ये अभी रेस्ट पे है, तो बताओ इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? काइनेटिक एनर्जी होगी क्या इसके पास? नहीं सर। नहीं, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी? जीरो। बट डीप डाउन इन आवर माइंड वी नो, अभी हम इस चैप्टर में इसकी बात नहीं करेंगे, मॉडर्न में ही बात करेंगे। डीप डाउन इन आवर माइंड वी नो दैट एनर्जी एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज जीरो। जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट वाली काइनेटिक है वो जीरो है, लेकिन वाइब्रेशन तो हो रहे होंगे ना। इसके आपको पता है ना, केमिस्ट्री में ये चीज बताइए, ऑल द मॉलिक्यूल्स इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट दे वाइब्रेट्स। पता है ना, ये किसी भी ऑब्जेक्ट में ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या हो रहे होते हैं? वाइब्रेट हो रहे होते हैं। सबको पता है या नहीं? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब यार हमें दिख नहीं रहा कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, लेकिन देखो हर एक पार्टिकल घूम तो रहा है ना, वाइब्रेट तो कर रहा है ना। इसका मतलब हर एक एटम के पास एनर्जी है ना। कौन सी? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। बट जब हमें चैप्टर में पूछेगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो बिना मतलब वाइब्रेशन वाली मत बताने लग जाना। दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज, ओके। 12th की फिजिक्स में हम अभी एक स्पेसिफिक चैप्टर आएगा जहां पर हम वाइब्रेशन की बात करेंगे। अभी के लिए हम किसी भी मैकेनिक्स के चैप्टर में वाइब्रेशनल की बात नहीं करेंगे। दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज। सो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट जीरो। सिर्फ नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होगी, वाइब्रेशन तो होंगे ही। सारे ऑब्जेक्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन हो रहे होते हैं। क्लियर है यार यहां तक? किसी को कोई डाउट? एनर्जी का बेसिक समझ में आया, पोटेंशियल एनर्जी और इसका? यस सर। ओके गुड। चले तो अब थोड़ा सा डिटेल में स्टार्ट कर लेते हैं। क्या? जैसे मैंने बताया था कि दो टाइप के वर्क डन होंगे, स्पेसिफिक टाइप के वर्क डन होंगे, तो वो दो वर्क डन बात कर लेते हैं। पहला टाइप आता है, एनर्जी से रिलेटेड नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस। अच्छा रुको, दोनों को साथ साथ में ही समझ लेते हैं तो बेटर आइडिया आएगा। लेट्स से मैं फोर्सेस की बात करता हूँ और फोर्सेस को मैं यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, दो नई कैटेगरीज में बात करेंगे हम।
एक तरफ रखेंगे कंजर्वेटिव को और एक तरफ रखेंगे नॉन कंजर्वेटिव को। ठीक, तो फोर्सेस में एक तरफ है कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक तरफ है नॉन कंजर्वेटिव। अब देखिए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या है, दोनों को समझ में आ जाएगा। कंजर्वेटिव टर्म समझ में आ रहा है कि कंजर्व रखने की बातें हो रही हैं कुछ, और नॉन कंजर्वेटिव में नहीं कंजर्व करेगा। तो क्या चीज कंजर्व और नॉन कंजर्व की बात कर रहे हैं, देखें कि ये जो कंजर्वेटिव वाला है ये क्या करेगा, अगर मैं एक सर्किल ले लेता हूँ या कोई भी साइकिल ले लेता हूँ, नॉट सर्किल, कोई साइक्लिक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में ये कंजर्वेटिव वाला ओवरऑल लॉस नहीं कराएगा। तो देखिए इसे किस तरीके से समझ सकते हैं, there is no energy loss, no energy loss in a complete cycle. अच्छा, there is some energy loss in a cyclic और इन अ साइकिल। अब देखिए फीलिंग क्या, मतलब क्या है इसका कि यार एक साइकिल में इसमें एनर्जी लॉस नहीं होगा और इसमें एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस मतलब वर्क डन से आपको पता चलेगा कि एनर्जी लॉस होने वाला है या नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा फीलिंग वाइज समझेंगे, मैं एग्जांपल वाइज समझाने का ट्राई करता हूँ। देखें, सपोज एक ऑब्जेक्ट था आपका और आपने इसे ऊपर थ्रो किया, ये ऊपर तक गया और फिर नीचे आया, क्लियर। अब बताओ, जब ये नीचे यहाँ तक आया तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गई ना, ऊपर गया और नीचे तक आया, ये कंप्लीट साइकिल हो गया ना। ये बात समझ आई कि नहीं, सबको पहले ये वर्ड समझ आया? ओके, तो अगर ये कंप्लीट साइकिल है तो आप देखो अप जर्नी में क्या हो रहा है, वर्क डन इन अप जर्नी। बताओ फोर्स किस तरफ लग रहा होगा अप जर्नी में? नीचे। नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर। ऊपर। ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब अप जर्नी का वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और लेट से एच हाइट तक गया तो mg फोर्स लग रहा होगा इनटू एच तक गया, क्लियर। ये अप जर्नी का हुआ। डाउन जर्नी में देखो ग्रेविटी नीचे लग रही होगी और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, नीचे गिर रहा है ना। तो इसका मतलब डाउन जर्नी का क्या हो जाएगा? प्लस mgh। पॉजिटिव। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि ये हो गया प्लस mgh। इसका मतलब अगर मैं नेट साइकिल की बात करूं, एक साइकिल का नेट, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन इन अ साइकिल क्या आएगा? जीरो। तो मतलब एक बार ग्रेविटी हमारा लॉस कराएगी और दूसरी बार ग्रेविटी हमें खींच के वापस ले आएगी। समझ आया फीलिंग? एक बार हमारा वो लॉस कराया और दूसरी बार में उसने हमें ही खुद को खींच के लेके आ गया। तो इस टाइप का वर्क डन क्या हो जाएगा? नेट वर्क डन जीरो। तो क्या कोई एनर्जी लॉस हुई क्या ओवरऑल एक साइकिल के लिए? नो। नहीं हुई। ओके गुड। तो ये सिचुएशन क्या हो गई? दीज विल बी कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव की फीलिंग देखें, ये लॉस कराएगा इवन इन अ साइकिल, ये लॉस कराएगा। मतलब ऐसे ग्राउंड वाइज नहीं, ऐसे देख लेते हैं। सपोज ये फोर्स है और फ्रिक्शन लग रहा है हमें, हम एक फोर्स से इसको पुल कर रहे हैं और क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। और लेट से हम यहाँ तक गए और फिर रिटर्न आ गए हम, फील करिएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? पहले फोर्स इधर लग रहा था और फिर फोर्स इधर लग रहा होगा रिटर्न जर्नी में। अब बताओ फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा? फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, अभी फ्रिक्शन इधर लग रहा है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है आगे वाली जर्नी में? फॉरवर्ड। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि वर्क डन इन फॉरवर्ड जर्नी कैसा होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव। नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय नेगेटिव। फ्रिक्शन इन फॉरवर्ड जर्नी,
ये तो होगा नेगेटिव, दिख रहा है भाई, दोनों अपोजिट है। अब जरा रिवर्स जर्नी में देखो, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, ये वाली डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शन अभी भी किस तरफ लग रहा है, पीछे की पीछे। तरफ, अपोज कर पीछे। दिया होगा। तो इसका मतलब इवन इन रिटर्न जर्नी वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसा आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं पूरा साइकिल ले लूंगा तो आंसर क्या आने वाला है डब्ल्यू नेट का, नेगेटिव। जीरो हुआ क्या, नहीं। तो इसका मतलब इसने क्या करा दिया, ओवरऑल इवन इन अ साइकिल लॉस करा दिया। तो देख रहे हो दोनों फोर्सेस में कितनी अच्छी बात है। ये वाला फोर्स हमारा, अगर हम ऐसे गए तो इसने लॉस कराया, लेकिन वापस हमें खींच के लेके आ गया। समझ आ रहा है, गेन। तो इसका मतलब नेट में कितना हो जाएगा ओवरऑल वर्क डन, 0, क्योंकि ये वाला जो है लॉस ही कराता रहेगा, जाओगे तब भी लॉस कराएगा, रिटर्न आओगे तब भी लॉस कराएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में, सबको ये टर्म क्लियर रहेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में। एग्जांपल देख लेते हैं, कंजर्वेटिव के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। इसके एग्जांपल है बहुत ही फेमस जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा, 11th में नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऐसे काफी सारे हैं, ठीक है, तो हम देख सकते हैं। अगर इसकी बात करें नॉन कंजर्वेटिव, तो नॉन कंजर्वेटिव आपको समझ जाओ कब मिलेगा, जब ये हमेशा अपोज करने का ट्राई करेगा, तभी तो ओवरऑल लॉस होगा ना। तो अपोज करने वाले फोर्सेस बताओ, एक तो बहुत फेमस है, क्या है, फ्रिक्शन, फिर है एयर रेजिस्टेंस, फिर है एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्सेस, ये आपको क्लास 11th के एंड पे मिलेगा, लास्ट वाला चैप्टर है विस्कस फोर्सेस को लेके। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं। तो पहले आप लोग बताइए, आपको ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव समझ में आया, किसी को कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में डाउट है क्या? सर वर्क डन पॉजिटिव आ नहीं सकता क्या, वीनेट? नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव नहीं आएगा ना, इधर वो लॉस कराएगा या तो फिर ओवरऑल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये है कि वो एक्सेलरेट नहीं करा सकता, इसका मतलब ये होगा कि बिना किसी एफर्ट के आपने एनर्जी जनरेट कर ली। सोचो, बिना किसी सोर्स के आप वर्क डन पॉजिटिव करा दोगे, नेट वर्क डन, इसका मतलब आपने एनर्जी जनरेट कर दी। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड क्या? नो सर। नो नो सर। इट कैन बी चेंज ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऐसे पॉजिटिव पॉसिबल ही नहीं रहेगा ना। ऐसा पॉजिटिव मतलब डायरेक्ट क्रिएट कर दिया आपने एनर्जी नेट में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, ओके। अब देखो एक अच्छी वाली बात, काम की बात, कि ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों सिखा रहा हूँ, बिकॉज आपने जो टर्म देखा है पोटेंशियल एनर्जी, ये it is defined for conservative forces only. The potential energy related to position is defined for conservative forces only. ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये तो सबके लिए है भाई, कॉन्फ़िगरेशन वाली किसके लिए, ऑल है। लेकिन ये जो पोजीशन वाली है ये सिर्फ स्पेसिफिक फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होती है, और किन के लिए, कंजर्वेटिव के लिए। तो यहाँ पर याद रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर है सबको? इसमें अगर देखें, सो P is not defined for these forces. इसका मतलब ये है कि आप एनर्जी किस टाइप की एनर्जी सुनोगे, आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आप सुनोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कहीं पे आप फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुनोगे। समझ आया क्या मीनिंग है, क्या फीलिंग है इसका? यस सर। अच्छा, अब और ज्यादा वीआईपी वाली लाइन लिख देते हैं
कि और क्लियर हो जाए कि हमने ये पढ़ा क्यों है। हमने ये इसलिए पढ़ा है क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी वर्क डन की, कि वर्क डन बाय दीज फोर्सेस, वर्क डन बाय these forces does not depend upon path। और ये बहुत ही हाईलाइटेड लाइन है यार, बहुत ही हाईलाइटेड लाइन है। याद है थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, ये वाला, सॉरी ये क्वेश्चन, कि हमें बी पॉइंट पे जाना है, एक ऐसे गए और तीनों से वर्क डन क्या आ रहा था, अलग अलग आ रहा Different. था ना, डिफरेंट आ रहा था। लेकिन अगर वहां पर कोई ये वाले फोर्सेस होते हैं तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम किस पाथ से जा रहे हैं, आंसर हमेशा क्या आता, सेम आता। इसका मतलब लेट से मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, लेकिन ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो लेट से मैं कोई भी डिफरेंट पाथ भी चूज कर लूँ। लेट से इस पाथ का वर्क डन है W1, इस पाथ का वर्क डन है W2, इस पाथ का वर्क डन है W3। तीनों केसेस में स्टार्ट और एंड क्या है, स्टार्ट और एंड क्या है, सेम है। मतलब W1 हैज टू बी इक्वल विद W2 हैज टू बी इक्वल विद W3। समझ आया कंजर्वेटिव फोर्सेस की क्या अच्छी बात हो गई। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका फील पता है क्या हुआ, अभी समझ आ जाएगा। सोचो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया यार, इसको मुझे लेट से 2,3 पे ले जाना है, लेकिन मैं कैसे ले जाऊंगा, मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ। एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, और एक पाथ है ये। क्या मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है क्या, ये तीन पाथ्स इतने टफ सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। नहीं मैं क्या सर। करूंगा, सबसे इजीएस्ट वाला देखूंगा, कौन सा है सबसे इजीएस्ट, 1 2 3 में One. 1 बस मैं 1 का सॉल्व करूंगा, और मुझसे 2 भी पूछा है तब भी आंसर क्या आएगा, सेम। One. आइडिया क्लियर हुआ सबको कि क्यों ये सिखा रहा हूं। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव तो काम बन जाएगा। तो यूजुअली जितने पोटेंशियल एनर्जी वाले फोर्सेस हैं वो सारे क्या होते हैं, कंजर्वेटिव Conservative. होते हैं, तो टेंशन नहीं होगा। इस पे लिख देते हैं आप, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर स्टार्ट और एंड से कुछ मतलब नहीं है, कहीं पर भी हो कहीं पर भी हो, अगर हम 3 डिफरेंट पाथ चूज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि ये तीनों क्या हो, इक्वल हो। आइडिया समझ आ गया यार सबको, क्या हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव से क्या गेन करना चाह रहे हैं। ऑल 3 वर्क डन विल नॉट बी सिमिलर। बता, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट इसमें, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में जो सीखा हमने अभी। ओके, तो ये था कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की जो तीनों बातें मैंने आपको बता दी, कि स्पेशली जो है ये हमें किसके लिए डिफाइन रहेगा, हमारे लिए जिनमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो अब पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा अच्छे से सीख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी, तो देखें पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन है। अगर हमें मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है, और मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी किस टाइप के फोर्सेस के लिए डिफाइन है, सिर्फ Conservative Conservative. forces. तो हमें पता है कि एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होती है, लिखेंगे हम यहाँ पर, इट इज डिफाइंड as the negative of work done by conservative forces।
ओके, सो बेसिकली अगर मैं सिंपल पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछूं तो क्या होता है, तो ये होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन रहेगी, दैट इट इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर? तो चीजें देख लेते हैं। अगर हमें कभी भी फाइंड करना है तो पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वर्क डन से फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब मैं एग्जांपल वाइज आपको देता हूं तो आपको अब आइडिया लगेगा कि क्या करना क्या है एग्जैक्टली। लेट्स से मैं बोल रहा हूं फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी of given conservative force। लेट्स से फोर्स जो गिवन है आपको वो ऐसा गिवन है, लेट्स से गिवन है आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से लेट्स से आपको फोर्स गिवन है। सो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, एक चीज कभी कभी आपको एग्जाम में हो सकता है कि ये टर्म नहीं दिया है, फिर से सुनेंगे सब लोग। मैं बोल रहा हूँ ये जो मैं थॉट बोल रहा हूँ ये जेई में है, नीट में हमेशा आपको देगा कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। याद रखें नीट के सिलेबस में ये नहीं है कि चेक करें कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। जेई वाले याद रखें, जेई में एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। इसका मतलब क्या है, सोचो उसने ये टर्म ही नहीं लिखा कंजर्वेटिव, उसने लिखा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन फोर्स, और आपने कुछ तो सॉल्व करके आंसर लिख दिया ए बी सी में से। लेकिन सोचो अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव ही नहीं है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी लिखनी चाहिए क्या हमें? नहीं सर, नहीं लिखनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर? नॉन ऑफ दिस। नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब ये होगा कि जेई वालों को अगर वर्ड लिख दिया है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन कंजर्वेटिव फोर्स, तो बिल्कुल आंख बंद करके सॉल्व कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कंजर्वेटिव है या नहीं। ठीक है, तो मैं अभी मान के चल रहा हूं कि कंजर्वेटिव है, आगे मैं आपको सिखाता हूं कि चेक कैसे करते हैं कंजर्वेटिव है या नहीं। डन? क्लियर सबको? चले, तो बताएं यार कैसे फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखें क्या है पोटेंशियल एनर्जी, कैसे डिफाइन है? Negative of work done by वर्क डन conservative. बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है, तो कोई बात नहीं, आई विल कैलकुलेट द वर्क डन फॉर दिस फोर्स। सो लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सी, सी मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। अब बताओ यार वर्क डन कैसे निकालते हैं, अगर फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? फोर्स कैसा है कांस्टेंट। बेटा, ये कांस्टेंट है, यहाँ एक्स दिख रहा है और कांस्टेंट हो गया ये फोर्स। हाँ सर, वेरिएबल। Variable. है यार, ये भी लिखना पड़ेगा क्या फिर से? नो वर्क सर। अगर एफ कांस्टेंट है तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और अगर वेरिएबल है तो क्या करना है, Integration. इंटीग्रेट करेंगे यार। ठीक है, सो मुझे लगता है अभी क्लियर होगा, इतना कोई टेंशन नहीं है। वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट। तो यहाँ पे बताओ, याद है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक्स का dx. एक्स और इसका dy और इसका dz, मतलब एक्स नहीं आई कैप के साथ क्या रखते हैं, dx। चलो मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा एफ डॉट डी आर। ठीक, अभी क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, एफ को एक्स के साथ और सॉरी आई कैप को आई कैप के साथ, तो आई कैप मतलब dx रहेगा। सो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन y dy प्लस इंटीग्रेशन z dz। किसी को कोई डाउट इसमें बताओ यार, ये हमने सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं अभी डायरेक्ट बोल रहा हूँ।
तो इसका मतलब क्या होता है यार, इसका क्या होता है Square. इंटीग्रेशन? square by 2. 2 plus Okay. y square by 2 तो इसका plus मतलब z मैं square डायरेक्ट by 2. आंसर लिख देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, यू का फॉर्मूला आएगा, देखो क्या आएगा, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ आ गया क्या सबको? पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आएगा? यस सर। ओके, तो मुझे नहीं लगता अभी किसी को डाउट होना चाहिए। बेटा ये माइनस नहीं ध्यान दोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। याद रखना ये माइनस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन हमेशा दो सिमिलर दिखेगा, एक प्लस और एक माइनस। समझ आया? चलो अच्छा, एक आप लोग सॉल्व करो, देखते हैं किसे इंटीग्रेशन याद आ रहा है या नहीं। अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट प्रेफरेबली आपको याद होना चाहिए था इंटीग्रेशन। चले, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन कंजर्वेटिव फोर्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ कंजर्वेटिव। अगर एग्जाम में नहीं लिखा तो आपको चेक कर लेना चाहिए एक बार, कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, लेट से कोई भी ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं है, कोई भी ऑप्शन डी नन ऑफ दीज नहीं है, सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो क्या चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है। फिर जब पता है कि कुछ आंसर आ रहा है तो फिर इसका मतलब कंजर्वेटिव ही होगा। देखो यार, तो मतलब क्वेश्चन टफ नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इस पर्पज से दिया है कि आपको इंटीग्रेशन याद है या नहीं, बस इस थॉट से दिया है। अगर किसी को लग रहा है कि ये टफ है तो भूल जाओ यार, टफ नहीं है। सिर्फ आपको मतलब इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको इंटीग्रेशन याद नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप इंटीग्रेशन वाला एक लेक्चर मेरा है, आप वो लेक्चर देख लोगे, आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा। चले बताए, साथ में करते हैं। बताओ वर्क डन क्या हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, कैसे निकालते हैं वर्क डन? एफ डॉट डी आर। D. सिर्फ आई कैप है तो किसके रेस्पेक्ट में करना चाहिए? dx. ओके, तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देगा, टी हटा के मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, नहीं तो टेंशन हो जाएगी इंटीग्रेट करने में से। तो ये हो गया। अभी क्या होगा, ए साइन बी एक्स और इसका इंटीग्रेशन डी एक्स के साथ। ए का कुछ होगा क्या? No sir, constant. तो पोटेंशियल एनर्जी यू आ जाएगा, ए तो बाहर आ जाएगा। अब बताओ यार, इसका इंटीग्रेशन करना है साइन थीटा का, क्या होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन? Cos theta. Minus cos theta. सोच लो, कॉस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा? Minus cos theta. Minus cos. माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो कॉस थीटा का जब डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो अगर साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस यहाँ पर यूज करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन? माइनस Minus कॉस थीटा। अच्छा, इसके बाद कुछ और बचेगा क्या? divide by b. Into B. डिवाइड बाई बी। डिफरेंशिएशन में इनटू करते हैं और इंटीग्रेशन में Divide कर करते हैं, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी डिवाइडेड बाई बी। ये हमारा फाइनल हो जाएगा वैल्यू। तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया, टेंशन नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया ए बाई बी कॉस बी एक्स। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो No, टेंशन sir. नहीं लो। कुछ लोग सोचे होंगे अरे सर इंटीग्रेशन ऐसे कैसे कर दिया, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। इंटीग्रेशन में आप जाए, कौन सा हमारा एकदम बेसिक चैप्टर 0 बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें अगर हम देखें तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखें, लेक्चर नंबर 8 बेसिक मैथ, लेक्चर नंबर 8 सीधे दिखा साइन 4x है, इसका इंटीग्रेशन देख रहे हो कैसे करेंगे, साइन का हो गया कॉस, और उसके बाद ये जो अंदर बचता है ये 4x, इसका डिफरेंशिएशन का हम डिवाइड कर देते हैं।
तो 4x का डिफरेंशिएशन x का तो 1 आ गया, 4 रिमेनिंग रहेगा ना, तो वो 4 डिवाइड में आ गया। तो यहाँ पर क्या था, bx था, तो b जो है क्या आएगा, डिवाइड में आएगा हमारे। तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो मुझे लगता है यार किसी को कोई टेंशन, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना फ्रॉम फोर्स, अगर फोर्स गिवन है। क्लियर, समझ आया सबको? अच्छा, अब इसका उल्टा भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, जब आप फोर्स फाइंड कर सकते, सॉरी, जब आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हो किससे, फोर्स से, तो फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। क्वेश्चन तो कुछ भी देगा। तो यार बताओ मुझे, बहुत ही बेसिक सी बात है, अगर मुझे फोर्स गिवन है और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेट इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट क्या लगता है अगर मुझे फोर्स से यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट 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 करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, काम बन जाएगा। मुझे लगता है डिफरेंशिएशन तो सबको अच्छे से आता ही है। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया, क्या कि ये इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, ये चैप्टर का ये वाले कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं सबके लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेगा। तो हर जिस चैप्टर में आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे उस चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन बनेगा। समझ आ रहा है? जिस भी चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेगा वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में बस पढ़ के भूल जाना है, हर जगह पर काम आएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज समझाना चाहूंगा पहले, कि डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन दो टाइप की चीजें होती हैं। क्या, डिफरेंशिएशन और एक क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन सुना है क्या किसी ने? नो सर। ओके, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तुरंत सीखेंगे इसको, डिफरेंशिएशन क्या है और पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, क्योंकि अभी जरूरत हमें इसकी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है, डी बाई डी से। अगर मुझे y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे। पार्शियल को लिखने का तरीका होता है इस तरीके से, डो y बाई डो x। ये d है और ये डो, एक डो इस तरीके का भी होता है, तो कुछ बुक्स में इसको इस तरीके से भी बनाया होता है, हम सिंपल करने के लिए ऐसे भी बना सकते हैं, तो टेंशन मत लेना, इसको इस तरीके से भी बना देते हैं। ये क्या है, डो। एग्जैक्ट इसका रिप्रेजेंटेशन अगर अच्छे से देखें तो ऐसा होता है, थोड़ा सा ऐसा, बट चलेगा, हम कैसे भी बना दें, आपको फील होना चाहिए कि ये क्या है, डो है। डो का मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखना, नॉर्मल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है, नेम से फर्क पड़ता है। सोचो, आपको गिवन है y इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 2x 2x। ठीक है, अच्छा, गुड। दूसरा देखें, y इज इक्वल टू अगर दे दिया मैंने एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, तब क्या होगा, dy बाई डी एक्स। किस रूल से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल मल्टीप्लिकेशन सो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या था, पहले फर्स्ट फंक्शन को रख देंगे और सेकंड को डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करें। तो जेड स्क्वायर का क्या आएगा, 2z, बट मुझे पता है z है, x तो है नहीं, तो dz बाई, dz by d dz by d वेरी गुड, बहुत ही अच्छे यार। फिर क्या होगा, जेड स्क्वायर को रख देंगे और किसे करेंगे, x को, तो x का तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 2x। 2x समझ आया सबको डिफरेंशिएशन? ओके, तो डिफरेंशिएशन टेंशन नहीं लेना यार, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, तो ये रूल क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल आपको पता है क्या, पहले वैल्यू रखते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरी वैल्यू रखते हैं पहले को डिफरेंशिएट करते हैं।
चलो अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, बहुत ही इजी है। मतलब क्या हुआ, आएगा मम्मी। देखे पार्शियल डिफरेंशिएशन में सिचुएशन देखे कितना इजी होगा। अगर जैसे मैंने लिखा यहाँ पर दैट y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, अब मुझे इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैं इसको लिखूंगा डो वाई बाई डो एक्स। क्या आंसर आएगा, 2x। कुछ अलग फील हुआ क्या, कुछ अलग फील हुआ क्या, नहीं, नो सर। अभी देखना अलग फील हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर लिखा मैंने, अब मैं इसे लिख रहा हूँ डो वाई बाई डो एक्स। तो पता है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x एंड जेड स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। तो बताओ क्या कंक्लूजन निकालोगे आप यहाँ से, क्या कंक्लूजन निकालोगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या करना होगा, सिर्फ एक्स को डिफरेंशिएट। जिसका ये डिफरेंशिएशन है उसको करेंगे, उसके अलावा जो कुछ भी है उसे क्या समझा करेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट। समझ आया भाई, समझ आई सिचुएशन। पार्शियल इजी हो गया ना, फिर पार्शियल कितना इजी हो गया, इसको क्या मानो, कांस्टेंट। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का डिफाइन क्या हुआ, ऑल अदर फंक्शन एक्सेप्ट the differential element। so except the differential element क्या होगा, are constant। all other function except the differential element are considered constant। constant। यार समझ आया, कोई डाउट है क्या किसी को पार्शियल डिफरेंशियल करने में, जल्दी बताओ यार, पार्शियल डिफरेंशियल में किसी को कोई डाउट। हाँ तो चले फिर देख लेते हैं यार, फॉर्मूला टाइप देख लेते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए आपको क्या होगा, u विल बी गिवन एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग एक्स वाई जेड, ऐसे कुछ गिवन होगा। सो लेट्स से u एज अ गिवन है आपको फंक्शन ऑफ x, और ये फोर्स नहीं है, इस f का मतलब क्या है, फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। और u कैन बी गिवन एज अ फंक्शन ऑफ y, और u कैन बी गिवन एज अ फंक्शन ऑफ ऑल। ये मैंने x और y जस्ट एक एक्सप्लेन के लिए बता दिया है। u कैन बी गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x, y, z, कुछ भी, ठीक। तो कैसे निकालेंगे यार, अगर u में सिर्फ x है तो इसका मतलब फोर्स सिर्फ किस डायरेक्शन का आएगा, आई कैप का। f क्या आ जाएगा, f आ जाएगा fx आई कैप, वेयर fx कैसे कैलकुलेट करते हैं, fx कैलकुलेट करते हैं डो u बाई डो x से। कोई टेंशन किसी को इसमें, अगर सिर्फ y का फंक्शन दिए है तो इसका मतलब f किसके जैसा दिखेगा, j कैप के जैसा। और वेयर fy कैसे निकालेंगे, fy कैसे निकालेंगे, डो u बाई डो y से। अब अगर सारे फंक्शन दे दिया है तो इसका मतलब f क्या होगा, इसका मतलब f कैसा होगा, fx आई कैप fy j कैप प्लस fz k कैप। समझ आया, अगर सिंगल फंक्शन है तो सिर्फ सिंगल वेक्टर होगा, और अगर कोई भी डायरेक्शन का होगा तो वो, अगर मल्टीपल फंक्शन है तो फिर मल्टीपल वेक्टर होगा। और डिफाइन कैसे हैं सारी चीजें, fx कैसे निकालेंगे, डो u बाई डो x, fy कैसे निकालेंगे, डो u बाई डो y। समझ आया यार सबको, बताओ। सर एक बार फिर से समझाइए, मैं डिस्कनेक्ट हो। ओके देखो यार, पहले तो हमें पार्शियल डिफरेंशियल सीख लेना है। पार्शियल डिफरेंशियल सबको समझ आया क्या, इतना सिंपल है कि सिर्फ जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको टारगेट करो, बाकी को क्या मानो,
कांस्टेंट। कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। अब देखो क्या हो सकता है, आपको देखते हैं। u देखो कैसा हो सकता है u में सिर्फ x हो या u में सारे लोग हों। समझ आया? कैसा दिख सकता है u आपको? हो सकता है u में x y z सब लोग हों, या फिर सिर्फ x या फिर सिर्फ y हो। तो अगर u में सिर्फ x है, इसका मतलब जो उसका f आएगा वो किस डायरेक्शन का आएगा? सिर्फ आई कैप का। आई कैप का। अगर सिर्फ y है तो मतलब किस डायरेक्शन का आएगा? जे कैप। और अगर सब लोग हैं तो मतलब कैसा आएगा? ऑल डायरेक्शन 3D फोर्स। ठीक है। हाँ। अब उसे फाइंड कैसे करते हैं? x के रेस्पेक्ट में करोगे तो आई कैप वाला कंपोनेंट मिलेगा, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो जे कैप वाला, z के रेस्पेक्ट में करोगे तो के कैप वाला। समझ आया? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं यार, एग्जांपल के थ्रू मुझे लगता है अच्छे से कर लोगे। देखिए एग्जांपल दें क्या? आइडिया लेकिन समझ में आ गया सबको क्या करना है? चले एग्जांपल देखते हैं यार, एग्जांपल से बहुत ही बेटर आइडिया आएगा आपको। इनको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द फोर्स related to given potential energy, और potential energy given है x into y into z plus let's say k, नहीं k नहीं, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, लेट्स से a। ठीक है, a मतलब क्या है? कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो बताओ आपको क्या फाइंड करना है? वर्क डन फाइंड, सॉरी फोर्स फाइंड करना है रिलेटेड टू दिस पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ क्या टारगेट मैंने बताया? पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है? पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या दिख रहा है? x भी है, y भी है और z भी है। देन इसका मतलब फोर्स हमारा कैसा दिखना चाहिए? आई कैप में भी, जे कैप में भी और के कैप में भी। समझ आया क्या सबको? भाई कोई डाउट क्या है इसमें? नो सर। अच्छा चलो अब बताओ, अब क्या फाइंड करना है हमें? सारी वैल्यूज fx कैसे फाइंड करते हैं? x दो u by दो x के x। रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यार जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये क्या हो जाएगा? 0। अब बताओ जब मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा, y z का क्या करूंगा? वैसे ही रखेंगे। वैसे ही constant रखेंगे। constant x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1। 1। और 1 y z कैसा रहेगा? सिंपल रहेगा। तो इसका मतलब क्या आएगा? y z और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1। और ये a तो एक कांस्टेंट है, इसका क्या आएगा? 0 आएगा। समझ आया सबको? यस सर। fy कितना हो जाएगा बताओ? जब मैं y के x रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो x रहेगा, y का होगा 1 और z भी रहेगा, और वो नंबर का तो 0 होगा। समझ आ गया मुझे लगता है सबको? क्यों आ गया ये चीज? x रहेगा, y रहेगा और z का क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? तो इसका मतलब मैं अगर फोर्स वेक्टर लिखूं, इफ, मैं लिख देता हूं इफ u इज गिवन एज x y z प्लस a, देन इससे रिलेटेड फोर्स वेक्टर क्या हो जाएगा? देखो देखो क्या है? yz y plus z आई कैप, y z आई आई कैप। कैप प्लस xz j cap एक्स जेड जे कैप प्लस xy k cap। xy k cap के कैप। तो मुझे लगता है समझ आ गया आप लोग को कैसे निकालना है हमें। ठीक है, समझ आ गया। अगर हमें फोर्स निकालना है किससे? पोटेंशियल एनर्जी से, तो काम बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है? पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है और देखना होता है कि फोर्स कितने डायरेक्शन का वेक्टर आएगा। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा फंक्शन गिवन है। पक्का सबको समझ आ गया ना? चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं, देख लेते हैं कि क्लियर हुआ या नहीं। एक एग्जांपल आप लोग सॉल्व करके रखें, 2 मिनट में सॉल्व कर ले, 1 मिनट ही लगेगा हार्डली। मैं फिर डिस्कस कर लेता हूँ इसको, देख लेते हैं।
ओके, एक और चीज यार, कुछ स्टूडेंट्स ओके डाउट आ रहा होगा आप लोग को कि यार ये डिफरेंशिएशन क्यों नहीं करते, पार्शियल क्यों करते हैं, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई वी डिफरेंशिएट पार्शियली नॉट द डिफरेंशिएशन। तो आपको पता है एक चीज याद होगी, मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी यार पाथ फंक्शन नहीं है, मतलब यहाँ के बाद यहाँ पर आप x से y पे जाओगे या y से x पे जाओगे या कैसे जाओगे, फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब x इंटू वाई दोनों लिखा है तो क्या x वाला y को डिस्टर्ब करेगा क्या? नहीं करेगा। किसके लिए? पोटेंशियल एनर्जीज के लिए। तो इसलिए वहां पर हम फाइंड करने के लिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है x पे क्या इफेक्ट है x का और y पे क्या इफेक्ट है x का। लेकिन हमें इसमें पता है कि x वाले को x के साथ डील करना है और y वाले को y के साथ डील करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि उस केस में हमें कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन चाहिए जो कि हमें एक अलग अलग फॉर्मेट पे दे पाए, और दैट डिफरेंशिएशन इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसलिए हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं देखना कि x की वजह से y क्यों डिस्टर्ब होगा, हमें सिर्फ देखना है कि यार x की वजह से x का पोर्शन कितना डिस्टर्ब होगा और y की वजह से y का कितना डिस्टर्ब होगा। क्लियर हर्षदा? यस सर। या ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कि u किसका फंक्शन है, सबका है, x भी है, y भी है और z भी है। तो इसका मतलब किस टाइप का फोर्स आएगा, ऑल डायरेक्शन का आएगा, आई कैप भी रहेगा और जे कैप भी रहेगा और के कैप भी रहेगा। अब सॉल्व कर देते हैं, एफ एक्स क्या हो जाएगा इसका, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, डो यू बाई डो एक्स। अभी क्या समझाया, इसका जब पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे वाई और जेड का होगा क्या कुछ? नो सर। नहीं, सिर्फ किसका होगा, एक्स का। तो X एक्स का square. होगा 2x और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर विल रिमेन। सिमिलरली एफ वाई क्या हो जाएगा, डो वाई बाई डो जेड, सॉरी डो यू बाई डो वाई। तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई का क्या हो जाएगा 2y और ये रहेगा जेड स्क्वायर। तो मुझे लगता है आपको सबको आइडिया समझ में आ गया है कि कैसे फाइंड करना था। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेंगे और ये जेड बन जाएगा 2z। तो फाइनली फोर्स वेक्टर कैसा दिखेगा, 2x वाई स्क्वायर जेड आई कैप प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड के कैप। तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, फोर्स वेक्टर को लिख सकते हैं 2xyz ब्रैकेट में क्या होगा, x और z कॉमन आ गया, क्या बचेगा, सिर्फ y आई कैप, वाई जेड बचेगा एक्चुअली, वाई जेड आई कैप प्लस यहाँ से क्या बचेगा, एक्स जेड जे कैप प्लस यहाँ क्या बचेगा, एक्स वाई के कैप। ये थोड़ा सा लिखने का पैटर्न चेंज हो जाएगा। पॉइंट सबको समझ में आया? यस सर। आपने f से u निकालना समझ आया, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। लेकिन जब u से f निकालना है तो क्या करेंगे, पार्शियल, सबके साथ अलग अलग, x का अलग, y का अलग और z का अलग। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपको 2-3 चैप्टर्स में फिजिक्स में देखने को मिलेगी। सेम चीज 3 जगह पे हम पोटेंशियल एनर्जीज को डिस्कस करेंगे, वहां पर ये हमें देखने को मिलेगा। तो यार अभी हमने क्या पढ़ा कि u से f कैसे निकालते हैं और f से u कैसे निकालते हैं। और अच्छी बात है कि ये किस टाइप का f है, ये किस टाइप का f है, Conservative. कंजर्वेशन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। तभी u डिफाइन है इसके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब याद है मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यार चेक कर लेना चाहिए वेदर दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो ये हमें चेक करना आना चाहिए, तो देख लेते हैं। टू चेक, okay, so to check if the force is conservative or not, is conservative or not। और अच्छी बात नीट में ये नहीं है, नीट वाले स्टूडेंट सुन ले, नीट में चेक करने के लिए नहीं है आपको कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो
ये थोड़ा सा नीट वाले लोग चाहिए तो नॉलेज के लिए रख सकते हैं, अदरवाइज उतना रिक्वायरमेंट नहीं है किसका, टू चेक द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। देखिए कैसे चेक करते हैं यार, इसमें थोड़ी सी मैथ लगानी पड़ेगी। क्या मैथ लगानी पड़ेगी, देखो फील करेंगे यार। पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स को कैसे लिखा था मैंने लिखा था एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप। याद है एफ एक्स एफ वाई कैसे निकाल रहे थे हम, डी यू बाई डी एक्स से, याद आ रहा है कैसे, डी यू बाई डी एक्स से। अच्छा एक मिनट, एक थोड़ा सा मिस हुआ यार, 1 मिनट। आपको ये याद है कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, माइनस ऑफ वर्क डन था ना, कंजर्वेटिव इधर। तो जब हम फोर्स निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी से तो ये माइनस तो आएगा ना यहाँ पर, इसका मतलब थोड़ा सा हमें मिस हुआ है। एक चीज देखे, यहाँ पर जब हम लिखेंगे ये तो ये माइनस आना चाहिए यार। एफ एक्स कैसे डिफाइन है, माइनस से डिफाइन है यार। आप समझ गए माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज जब यू को लिखते हैं तो माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव लिखते हैं, तो इसका मतलब जब एफ निकालेंगे कंजर्वेटिव वाला तो ये माइनस तो यूज करना पड़ेगा ना इस तरफ। थोड़ा सा करेक्शन इसमें लिख लेते हैं हम, सब में माइनस आएगा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, सारे कुछ में आंसर माइनस में आना चाहिए। किसी को कोई डाउट इसमें, समझ आया? ओके, आई थिंक मुझे पूछना पड़ेगा हाउस द जोश। ओके, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं यार माइनस का, बहुत सारी जगह पे माइनस लगाना है यार। रुको, यहाँ पे फिर कॉमन लेना भी भूल गए। फाइनल आंसर में क्या आएगा, माइनस एक कॉमन आ जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे। ये माइनस बाहर मैंने कॉमन ले लिया, सेम चीज इसमें आएगा, सब पे माइनस आएगा। एक माइनस मैंने डायरेक्ट ही कॉमन ले लिया, कंसिडरेबल है, बाहर माइनस आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखें तो जब हम इसे लिखेंगे तो माइनस लिख सकते हैं। ये डी यू बाई डी एक्स इस तरीके से है, ये क्या होगा, डो यू बाई डो एक्स आई कैप प्लस, माइनस को सबको साथ में ले लेते हैं यार, तो प्लस डो यू बाई डो वाई जे कैप प्लस डो यू बाई डो जेड के कैप। अच्छा अभी देखो, मैं यू को बाहर ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर देखना क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या, ये डो बाई डो एक्स, ये डिफरेंशिएशन होगा बट फंक्शन को हमने कहाँ लिख लिया, बाहर लिख लिया, यू को लिख लिया बाहर, डो बाई डो वाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप। अच्छा तो ये जो चीज दिख रही है ये क्या करेगी, ये यू को डिफरेंशिएट करके वेक्टर में बनाएगी, आई कैप जे कैप के कैप में। बेसिकली ये पूरा एक ऑपरेटर है मैथ का, जो यू को क्या कर देने वाला है, वेक्टर एफ में कन्वर्ट कर लेने वाला है, ठीक है। तो फिजिक्स मैथ में इसको स्पेशल नेम देते हैं, तो इसलिए इस पूरे चीज को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर सेटअप लिखा है इसे क्या लिख सकते हैं, ये जो सिंबल है इसे लिख सकते हैं वेक्टर एफ इज माइनस उल्टा डेल्टा इंटू यू। ये उल्टा डेल्टा क्या है, एक वेक्टर है पूरा, उल्टा डेल्टा क्या है, एक वेक्टर है। तो ये समझ आया, ये उल्टा डेल्टा किसे लिखा है, इस पूरे को, ये जो पूरा सेटअप है इसे हमने लिखा हुआ है इस तरीके से। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक टाइप की मैथमेटिक्स है, इसमें फिजिक्स का कुछ खास काम नहीं है। ये जो उल्टा डेल्टा है पता है इसे क्या बोलते हैं, नेबुला, नहीं नेबुला बोलते हैं इसे, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है। इस उल्टा डेल्टा को क्या बोलते हैं, जो वेक्टर वाला है इसको बोलते हैं नेबुला। काफी है, नेम बस सीख लो, कुछ खास इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा बिकॉज ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, आपको थोड़ा सा ये याद आ रहा है कि अगर मैं आई कैप का आई कैप के साथ डॉट करा दूं क्या आंसर आता है, 1 अगर मैं आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस करा दूं क्या आंसर आएगा, 0 चलो यार बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को ये चीज याद है। अब देखो यहाँ पर हम कुछ वही ट्रिक यूज करने वाले हैं, क्या कि ये नेबुला क्या है, एक वेक्टर है,
अगर मैंने इस नेबला के साथ क्रॉस करा दिया तो ये तो 0 हो जाना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने बोथ साइड को क्रॉस करा दिया किससे, नेबला से, तो इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस तो रहेगा ही, नेबला क्रॉस नेबला यू, तो ये तो सेम डायरेक्शन वाले लोग हो गए ना, ये दोनों, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो इसका मतलब इनका क्रॉस क्या आना चाहिए, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रूव करना है कि यू डिफाइन है किसके लिए, कंजर्वेटिव के लिए, तो अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो कभी आप उसके नेबला के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0. If nebula cross F 0 है, then I can say this force has to be conservative. So if this is true, then F is conservative. Clear? समझ आया कैसे चेक करते हैं कंजर्वेटिव है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, ये जो चीज है ये नेबला है, इस पूरे को बोल रहे हैं हम नेबला, मैं इसको चाहिए तो हाईलाइट कर देता हूँ यार, इस पूरे सेगमेंट को हम बोलते हैं क्या, नेबला। तो अगर ये क्रॉस फोर्स, अगर दिस क्रॉस फोर्स 0 है तो इसका मतलब एफ कंजर्वेटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो अभी ये देख के तो नहीं समझ आएगा, जब मैं एक एग्जांपल करा दूंगा तब आप बोलोगे अरे सर इजी है। क्लियर? देखें एग्जांपल, आइडिया पहले समझ आया क्या करना है हमें, नेबला हमें पता है क्या है, हमें बस फोर्स के साथ क्रॉस करा के चेक करना है 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। डन? तो चलिए चेक कर लेते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, चेक। ओके, check whether f is equal to x I cap plus y j cap is conservative or not. Clear? समझ आया? चलिए कैसे चेक करना है बताएं, क्या बताया मैंने अभी, कैसे चेक करते हैं, नेबला क्रॉस फोर्स वेक्टर, ये 0 हो रहा है या नहीं। नेबला क्या है ऑलरेडी पता है, नेबला क्या था भाई, पार्शियल डिफरेंशियल, x के साथ i कैप, y के साथ J cap. प्लस, अच्छा ये मैं अभी लिख रहा हूँ बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी देर में अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, देखिएगा आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली कर पाओगे। कुछ याद है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते थे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते थे, आई और आई का क्रॉस क्या होगा, 0. 0. 0, बाकी दो के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे सॉल्व किया करते थे, मैट्रिक्स बना के, याद है, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. तो अगर सिर्फ 2 वेरिएबल हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, अगर ज्यादा वेरिएबल है तो फिर आप मैट्रिक्स बनाना बेटर है। तो 2 वेरिएबल है तो मैं वैसे डायरेक्ट कर सकता हूँ, समझ आ रहा है क्यों, 2 वेरिएबल है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। अब देखिएगा, मैं पहले आई को सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ एग्जाम में इतना नहीं करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में चीजें हम स्पीड में करेंगे, कैसे, आई और आई का क्या आएगा क्रॉस, 0. 0. तो देखिएगा डो बाई डो एक्स ऑफ एक्स, ये हुआ आई कैप क्रॉस आई कैप, तो ऑल दो ये वैल्यू तो 1 है लेकिन ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पॉइंट समझ आया सबको, आई क्रॉस आई प्लस प्लस, देखो आई को अब जे के साथ कराएंगे, तो आई को जे के साथ कराएंगे मतलब डो यू बाई डो वाई एक्स, ये क्या हो जाएगा, जे कैप क्रॉस आई कैप। बताओ जे कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा, Minus K cap. Minus K cap. पक्का ना, उल्टा चल रहा है, आई जे के सीक्वेंस में चलेंगे तो प्लस अदरवाइज माइनस, तो ये हो गया माइनस के कैप। क्या लगता है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या आएगा एक्स का, X से आएगा. एक्स X का से एक्स आएगा। आएगा। अच्छा याद है क्या बताया था कि अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं
तो अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स लिखा है तो एक्स को क्या मानते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट। सोचो वाई स्क्वायर है ही नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। 0। जीरो होता है। समझ आया क्यों एग्जाम में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे देख के कर सकते हो। वाई है क्या यहाँ? नहीं है, क्या आंसर आएगा? 0। तो क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज फॉर वाई एक्स इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। क्लियर? with respect to y x is considered as constant। बता समझ आ रहा है कि नहीं यार? तो एक बार आपको समझ आ गया तो आपको उतनी टेंशन नहीं रहेगी दोबारा के लिए। नेक्स्ट, फिर आई कैप का के कैप के साथ करेंगे तो देखो क्या लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या एग्जाम में? नहीं, डायरेक्ट कर पाओगे ना। यहाँ पर क्या आएगा? एक्स ही आने वाला है और के कैप क्रॉस आई कैप। बताओ क्या होगा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन? 0 into 0, क्योंकि z नहीं है ना, x को तो हम क्या कंसिडर करते हैं? 0। तो 0 क्रॉस k क्रॉस i क्या होगा? j i cap। जे कैप। सिंपल j कैप। तो देखो ये पहला था इसलिए मैंने पूरा आपको लिख के बता दिया। सेकंड सेटअप अब मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, देखना एग्जाम में कैसे करते हैं। एग्जाम में देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, सिचुएशन देखे। अभी देखो y है, पहले बात x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका? y का 0 0। तो ये मैंने सीधे लिख दिया यार, 0 कुछ नहीं लिखा। ठीक, मैं आई जे के कुछ लिख नहीं रहा हूँ, या लिख दूं पहले? पहला क्वेश्चन है, नहीं जो लेक्चर देख रहे हैं उनको समझ में आ गया। ठीक है, y का y के साथ कराएंगे तो j डॉट जे क्या आएगा? 0 सॉरी j क्रॉस जे क्या आएगा? 0। तो ये हो गया 0। अब y का z के साथ कराएंगे तो क्या आएगा? 0 0। देख रहे हो सब कुछ क्या आ रहा है? 0। 0। तो इसका मतलब ये क्या है? conservative force। कंजर्वेटिव। it means f is equal to x I cap plus y j cap is conservative force। इसका मतलब ये है, काम की बात ये है कि अगर आपको ऐसे फिगर बना के दे देता और बोल देता अंडर दिस फोर्स कैलकुलेट द वर्क डन थ्रू दिस फेज दिस फेज दिस फेज, सबका आंसर क्या आता? सेम। समझ आया? तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, याद है मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें सेम नहीं आ रहा था, याद आ रहा है आप लोग को? यस सर। हाँ, तो आप उसे करके चेक कर सकते हो कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। चले देख लेते हैं। अच्छा वो एग्जांपल देख लेते हैं कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। फोर्थ लेक्चर, लास्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था आई गेस। देखें क्या फंक्शन था, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर। चेक करते हैं ये कंजर्वेटिव है या नहीं। ओके, सब लोग सॉल्व करके जल्दी से चेक करें। check whether this x f is equal to x square y I cap plus y x square sorry x y square j cap is conservative or not। तो आप लोग देखिए, आप लोग रखे, मैं सॉल्व करता हूँ यार, आप लोग बस प्रॉपरली समझे, फील करें कि सेम हो रहा है या नहीं। क्या करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं? नेबला क्रॉस force। एफ, ये चेक करते हैं। तो नेबला यार वैसे लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बट बिकॉज अभी मैं फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ही कर रहा हूँ तो मैं पूरा लिख देता हूँ। नेबला मतलब क्या लिखना है हमें? डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई डो वाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप। ये हो गया हमारा नेबला। इसे हम क्रॉस कराने वाले अपने फोर्स से प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप। अब देखिएगा, अब मैं डायरेक्ट करूंगा यार, अब आप लोग थोड़ा सा फील करेंगे। पहला स्टेप, आई कैप का क्या आएगा? क्रॉस 0 0।
प्लस फिर होगा आई कैप क्रॉस जे कैप, क्या आएगा? जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप। माइनस के कैप, माइनस के कैप। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं। y है, देखो यहाँ y है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1, और एक्स स्क्वायर तो एक्स कांस्टेंट, स्क्वायर कांस्टेंट। ये आ गया। नंबर थर्ड, i और k इंटू आई क्या बन जाएगा? जे j, माइनस और नहीं k इंटू जे आई है जे। ना, हाँ, सो ओनली j। अब देखो यहाँ z है, z है क्या, क्या आएगा नो आंसर? सर, जीरो। जीरो। ओके गुड, तो जे कैप को थोड़ा पास में ही लिख लेते हैं, 0 जे कैप प्लस। चलो अब आई क्रॉस जे, के आई क्रॉस जे के आएगा ना, आई क्रॉस जे क्या आएगा? के। वाई स्क्वायर। हाँ, और इसे डिफरेंशिएट x को करेंगे तो x आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, j का j के साथ जीरो। 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 k का j के साथ, k क्रॉस j माइनस आई। माइनस आए, माइनस आई। माइनस आए, लेकिन क्या z है क्या यहाँ पर? नो, जीरो। तो देखो फाइनल आंसर क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर के कैप और प्लस वाई स्क्वायर के कैप। हुआ क्या कैंसिल? दोनों के कैप तो है, बट क्या ये फंक्शन सेम है क्या? नहीं है। नो। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वाला f क्या है? नॉन कंजर्वेटिव है। सो इट मींस f is equal to x square y I cap plus x y square j cap is non conservative। आइडिया समझ में आ गया यार सबको? बताओ, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ओके गुड। तो यार देखो, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 चीजें सीख ली हमने। क्या क्या देख लिया हमने पहले तो देखा यार एनर्जी क्या होती है, फिर एनर्जी के 2 टाइप देखे, क्या? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर क्या बात की हमने कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, तो वहां पे हमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस देखा, और रिलेशन देखा क्या कि U को फाइंड करना है F से, F को फाइंड करना है U से, ये चीज सीखा। और देखा कि कैसे चेक करेंगे कि F कंजर्वेटिव है या नहीं। समझ आया आज हमने क्या पढ़ा? ओके, अब 2 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हमारे सिलेबस में है। मैंने कौन कौन सी बताई थी? ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये चैप्टर पे हम अभी ये वाली 2 स्टडी करेंगे। कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग। ठीक है, तो चलें यार जल्दी से कर लेते हैं इनको, फिर इसके बाद नेक्स्ट उसमें हम लोग आगे काइनेटिक एनर्जी को भी स्टडी कर लेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कौन सी एनर्जी हम देखेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की मैंने कि यार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब सोचे, सपोज यहाँ पर हम हैं, ठीक, और लेट से एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इसकी कुछ हाइट मान लेते हैं, लेट से ये हाइट है कुछ h1, ओके। यहाँ पर मान लेते हैं कुछ हाइट है इसकी, कुछ ये पॉइंट है h2, और लेट से हमें एनर्जी निकालनी है कि यार ये ऑब्जेक्ट को हम किसी पाथ से लेके गए यहाँ तक। तो मैंने बताया यार, क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या कि हम किस पाथ से जा रहे हैं? हम तो सिर्फ सिंपली किससे सॉल्व कर सकते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब अगर मैं किसी इंस्टेंट पे इसे देखूं तो इस पे फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? नीचे डाउनवर्ड। mg लग रहा होगा, ठीक। और ये जा कहाँ रहा है? ये आगे जा रहा है। अच्छा, थोड़ी दूर बाद अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो ग्रेविटी लग रहा है नीचे, और ये जा रहा है किसी डिफरेंट एंगल पे। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है, ये बार बार अपना एंगल क्या कर रहे हैं? बदल रहे होंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है, क्या फोर्स वेरिएबल है क्या?
No, sir. नो, फोर्स इज कांस्टेंट। तो क्या मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्या? नहीं। No, sir. तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, और मुझे पता है बिकॉज फोर्स इज कांस्टेंट, तो मुझे इंटीग्रेशन वाला लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, सीधे क्या लिख देंगे, नेगेटिव ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, एक्स में और वाई में। बट क्या एक्स में फोर्स है क्या हमारे पास? नहीं, हमारे पास फोर्स सिर्फ किस डायरेक्शन में है, वाई में। तो कौन सा कंपोनेंट यहां पर आएगा, सिर्फ वाई वाला। या फिर सिंपल वर्ड्स में देखूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे लेट से पॉइंट 1 का चाहिए या 2 का, 1 to 2 चाहिए, लेट से ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी 1 से 2 की चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या देख रहे हैं, डेल्टा यू देख रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम 1 to 2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ फोर्स कितना है mg, और वर्क डन किस तरफ, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब वर्क डन कैसा आना चाहिए इन दोनों का, वर्क डन कैसा आएगा इनका, नेगेटिव आएगा ना। और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कहाँ कितना हुआ, 1 से 2 तक डिस्प्लेसमेंट, ये मान लेते हैं क्या है, h, और h का मतलब क्या है, h2 माइनस H1. h1। तो ये समझ आया, हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ फोर्स इनटू क्या लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट। और हमें पता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या आ गया, नेगेटिव। देखिए इसे लिख देते हैं, ये नेगेटिव क्यों आया, बिकॉज mg एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा सोचो, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता तब कि किस डायरेक्शन में होते, सेम होते। तो इसका मतलब मैं अगर बात कर रहा हूं कि अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव। और अगर मैं नीचे जाऊंगा तो क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। तो इसका Negative. मतलब, हाँ सॉरी, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। तो इसका मतलब ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज रेफरेंस डिपेंडेंट, रेफरेंस डिपेंडेंट। अगर हमने ये रेफरेंस बना लिया, लेट्स से ये रेफरेंस बना लिया, दिस इज आवर रेफरेंस, तो इसका मतलब अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी, पॉजिटिव में mg h। और अगर हम इस पॉइंट से कहाँ आएंगे, नीचे, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव। समझ आया सबको, ये इनसाइड ये समझ आया ना, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए अंदर एक और माइनस था और ओवरऑल क्या आ गया था, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जब ऊपर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और जब नीचे आएंगे तो एनर्जी कम होगी। ये वर्ड सबको समझ आया या नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इज रेफरेंस डिपेंडेंट, अगर आप रेफरेंस से ऊपर जाओगे तो बढ़ेगी और नीचे आओगे तो कम होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, सो it is independent of path। किस पे डिपेंड करती है, only depends upon initial and final position of vertical direction, final position of vertical direction। मतलब क्या हुआ इस लाइन का यार, इस लाइन का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज यहां पर रखा है, ये पोजीशन नंबर 1 और ये पोजीशन नंबर 2,
क्या होगा चेंज इन एनर्जी इन दोनों के बीच? 0. 0। mgh वाली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? 0। और यही मैं अगर दोनों बना दूं, एक ऑब्जेक्ट है 1 और एक ऑब्जेक्ट है 2, ठीक है, ये 1 ये 2, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस गैप है दैट इज h। तो अगर मैं पूछूं कि चेंज इन एनर्जी, तो अगर मैंने पूछा 2 1, इसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1। तो क्या आंसर आएगा? 2 की एनर्जी क्या है, ज्यादा है ना, प्लस mgh. mgh। और अगर मैंने पूछा 1 2, ठीक है, चेंज इन एनर्जी 1 2 मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2, तो क्या आ जाएगी वो? माइनस mgh। तो ये पॉइंट समझ में आया कि ऊपर जाने पे एनर्जी को पॉजिटिव इंक्रीज करेंगे और नीचे जाने पे नेगेटिव। और फॉर्मूला क्या होगा? पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब 1 और 2 को किस पाथ से लेके गए हो ये मैटर नहीं करेगा, चाहे ऐसे जाओ, स्ट्रेट जाओ, किसी कर्व पे जाओ, सारे केसेस में आंसर क्या आने वाला है? सिर्फ mgh। समझ आया? mgh. तो ये था हमारा क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी क्या है? दूसरी मैंने बताई, जो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। सो दूसरी वाली है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। क्या? स्प्रिंग, क्योंकि जो इलास्टिक मटेरियल हमारे सिलेबस में दैट इज व्हाट, स्प्रिंग। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। सपोज ये स्प्रिंग अभी क्या है, नेचुरल लेंथ में है, कोई फोर्स लगेगा क्या? स्प्रिंग कोई फोर्स लगाएगी क्या नेचुरल लेंथ में? नो सर। No, sir. ओके, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेच करने का ट्राई करते हैं। तो लेट से हमने इसे यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया, तो हमने कितनी डिस्टेंस स्ट्रेच कर दी इसे? इस तरफ। क्लियर? हमने इसे कुछ x डिस्टेंस इसे स्ट्रेच कर दिया, तो ये किस तरफ फोर्स लगाएगा? किस पीछे। तरफ फोर्स? पीछे की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको आगे की तरफ डिस्प्लेस करूंगा, अगर हम इसे आगे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग किस तरफ फोर्स लगाएगी? पीछे की तरफ। ये क्लियर है सबको भाई? ये क्लियर है सबको? तो क्या यस लगता है सर। इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे अपन? वर्क डन, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना, वो क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, मैंने ये देखना ही भूल गया कि स्प्रिंग का फोर्स कैसा है, कांस्टेंट वाला है या वेरिएबल है? स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, याद आ एक्स। रहा है? वेरिएबल है, कांस्टेंट है? Variable. वेरिएबल। तो डायरेक्ट लिख दूंगा के एक्स इंटू एक्स, या फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, गुड। तो बिकॉज एफ इज वेरिएबल, तो वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पीछे इंटीग्रेट की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट मैंने लिख दिया था। तो ये हो गया माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स इनटू एक्स डायरेक्शन में मूव करा रहा है ना, तो डी एक्स लिखेंगे। अब बताओ स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स इनटू डी एक्स। डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है और स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ है, तो क्या आंसर आना चाहिए? Negative. नेगेटिव आना चाहिए। क्लियर? नेगेटिव। और स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? के एक्स। समझ आया सबको? ये नेगेटिव का क्या पर्पस है? नेगेटिव क्यों आया है? बिकॉज 180 डिग्री। हाँ, स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो मुझे लगता है ये चीजें क्लियर हो गई आपको। माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। के का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, एक्स का इंटीग्रेशन होगा। क्या होता है भाई एक्स का इंटीग्रेशन? X square by 2. एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसका मतलब यार स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया ना, स्प्रिंग। एक्स स्क्वायर बाई 2। यस, आपने ऑलरेडी वैसे सीखा होगा, ये पता होगा। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यू स्प्रिंग क्या हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। देख रहे हो कितना सिंपल सा है। और याद है के एक्स क्या होता है यहाँ पर? डिफॉर्मेशन, इलांगेशन या फिर
कंप्रेशन वेयर के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। कहां पर पढ़ा है हमने ये स्प्रिंग कांस्टेंट? एनएलएम में, एनएलएम में हमने स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा है। और एक्स क्या है, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब कुछ भी हो सकता है, इलोंगेशन हो सकता है या फिर कंप्रेशन हो सकता है। अच्छा देखो दोनों केस में सेम आंसर आएगा क्या, किसी में नेगेटिव तो नहीं आ जाएगा? देखो जब हम इलोंगेट कर रहे हैं तो डिस्प्लेस के अपोजिट फोर्स लगता है, और जब हम कंप्रेस कर रहे होते हैं लेट्स से यहाँ से, तो कंप्रेस में हम डिस्प्लेस अंदर करते हैं, तब फोर्स स्प्रिंग कैसे लगाती है, बाहर लगाते हैं। बाहर की तरफ। तो दोनों ही केसेस में यही आंसर आने वाला है। मतलब स्प्रिंग को चाहे इलोंगेट करो चाहे कंप्रेस करो, एनर्जी का फॉर्मूला उसका क्या आएगा, आपके एक्स स्क्वायर। आपके एक्स स्क्वायर। तो दोनों एनर्जी यहाँ तक सबको समझ में आ गई है। तो ये आज जो हमारा डिस्कशन था वो किस चीज को लेकर था, पोटेंशियल एनर्जी पे हमने पूरा फोकस किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे हम किस पे स्टार्ट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पे, और फिर आगे भी बात करेंगे कि हाउ एनर्जी एंड वर्क ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड, कैसे उनको रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन वाइज। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा वर्क और इसका स्टार्ट हुआ। तो वर्क के क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस शीट में मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म करता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ तक आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ओके Yes, sir. ओके देन, बाय बाय एवरीवन, Bye, बाय sir. सर। बाय 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 सर। बाय। बाय सर।